क्लास 11 चैप्टर 10 मूल निवासियों का विस्थापन। इसमें हम लोग पिछले पार्ट्स को पढ़ा था और इसका सेकंड जो पॉइंट है आपका शीर्षक है पारस्परिक धारणाएं। 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान थी साक्षरता, यानी साक्षर पढ़े लिखे हुए लोग संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर करते थे। ध्यान से समझिएगा कि उन्हें अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत हुए। किन्हें? अमेरिकी, ये आपका यूरोपीय लोगों को, यानी अमेरिका के जो मूल निवासी थे जिन्हें हम आज रेड इंडियन कहते हैं, ठीक है, जो यूरोपियंस के द्वारा नाम दिया गया है, उनके बारे में कह रहे हैं कि यूरोपियों को असभ्य लगता था। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्र जो है जया जैक रूसो और इसके जैसे कुछ यूरोपीय लोग थे जो तारीफे काबिल थे क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। और इसके लिए एक प्रचलित शब्द था उदात्त, उत्तम जंगली, द नोवेल सावाजे। एक दूसरा नजरिया था अंग्रेजी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने। उसकी कुछ पंक्तियां मिलती हैं और वर्ड्सवर्थ के और रूसो में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते हैं जहां कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने और उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम हैं। जिसका सीधा सा मतलब यह था कि प्रकृति के निकट रहने वालों को और उसकी कल्पना शक्ति और भावनाएं बहुत सीमित होती है। इसका मतलब है कि जो लोग प्रकृति के निकट रह रहे हैं उसके पास समझदारी कम होती है, ठीक है, उसके पास फीलिंग्स भी बहुत कम होती है। लेकिन एक दिलचस्प यह है कि एक दूसरे लेखक वाशिंगटन इरविंग ने, जो वर्ड्सवर्थ से खासे छोटे थे और जो मूल निवासियों से सचमुच मिले थे, उनका वर्णन उन्होंने बिल्कुल भिन्न रूप में किया। जिन इंडियंस की असली जिंदगी को देखने का मौका मुझे मिला वे कविताओं में वर्णित अपने रूप से काफी अलग है। यह सच है कि गोरे लोगों जिनकी नीयत पर वे भरोसा नहीं करते और जिनकी भाषा भी नहीं समझते, उसकी संगत में रहने पर वे काफी कम बोलते हैं। पर परिस्थितियां वैसी ही हों तो गोरा आदमी भी उन्हीं की तरह अल्पभाषी हो जाता है। ये इंडियंस जब अपनों के बीच होते हैं तो वे नकल उतारने के उस्ताद साबित करते हैं और गोरों की नकल उतार कर अपना खूब मनोरंजन करते हैं। वही गोरे जो समझते हैं कि इंडियंस को अपनी भव्यता और गरिमा के प्रति गहरे आदर भाव बहुत ज्यादा लगाव कर चुका है। गोरे लोग इंडियंस, जो गरीब इंडियंस के साथ ऐसे पेश आते हैं, मैं इसका साक्षी हूं, मानो उनमें और जानवरों में बहुत कम फर्क हो। समझिए जरा कि किस तरह से यूरोपीय लोगों ने अमेरिका के मूल बासिंदा के लोगों के साथ सलूक किया, व्यवहार किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट और वर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जिन पर आज के समय में कड़ा विरोध जाहिर किया जाता है। यह अभागी नस्ल जिसे सभ्य बनाने के लिए हमने इतनी जहमत उठाई, अपने उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करती है। जरा समझिए, मूल बासिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीजों का आदान प्रदान करते थे वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले ये जो अंग्रेज लोग थे, यूरोपीय लोग थे, इनके लिए मछली और रोएदार खाल माल लेते थे जिसे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। अब इन बेची जाने वाली चीजों के दाम पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलते रहते थे।
मूल निवासी इसे नहीं समझ सकते थे कि हम जो ये चीजें सामान दे रहे हैं इसका क्या उपयोग किया जाता है, इसको कहाँ ले जाया जाता है, इसका किस तरह से और किस रूप में व्यापार किया जाता है। दरअसल ये बाजार वाला चीज उनको समझ में नहीं था और ना आता था और ना ही वे सीख सकते थे। उन्हें सुदूर यूरोप में स्थित बाजार का जरा भी ज्ञान नहीं था और उनके लिए बिल्कुल यह सब एक पहेली की तरह था, क्योंकि मूर्ख थे वे लोग। अब चूंकि होता यूं है कि जो इंसान जितना सीधा हो आज के डेट में उसे मूर्ख ही बोला जाता है। यूरोपीय व्यापारी उनकी चीजों के बदले में कभी तो बहुत सारा सामान देते थे और कभी तो बहुत कम देते थे। वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी होते थे कि ये देखो ना किस तरह से लूटपाट करके ले जा रहा है, जरा देखो इसे, ये कितने लालच है, लालची प्रवृत्ति वाले लोग हैं, कितना लालच समझ में नहीं आता। इनके देश में नहीं मिलता है लगता है ये सारा सामान, इसलिए तो ये इतने खतरा मूल्य लेकर 7 समंदर पार कर यहां पहुंचा हुआ है। जरा सोचिए, वे मूल निवासी बड़े सीधे साधे, उनको लगता था कि चलो इनके यहाँ नहीं होंगे इसलिए ये ले जा रहे हैं, और बड़े वे खुश थे कि बाहर के लोग हमारे यहाँ आए हैं, हम तो इतनी दूरी सफ़र तो नहीं कर पाए थे, ठीक है नहीं कर पाएंगे तो चलो इनका स्वागत ही करते हैं। बेचारे ये मूल बासिंदे इनका स्वागत करने लगे और ये यूरोपवासी उनका शोषण करने लगे। अब हुआ यूं कि प्रचुर मात्रा में जब रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्होंने किन्होंने यूरोपियंस ने सैकड़ों उदबिलावों को हलाल किया था। उदबिलाव एक जानवर है, एक जीव है, और उसका रोमा लेने के लिए और रोएदार खाल हासिल करने के लिए उसका काटते चला गया और मूल बासिंदा इससे काफी भयभीत हो गया और उन्हें डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का बदला लेंगे। मूल निवासियों की कई लोक गाथाओं में यूरोपीय जनों का मजाक उड़ाया गया था और उनका वर्णन लालची धूर्त के रूप में किया गया। चूंकि वे काल्पनिक कथाओं की शक्ल में थे इसलिए यूरोपीय लोग उनके ही सही संदर्भ को काफी हद तक बाद में जाकर समझ पाए, उनकी भाषा को, चूंकि उनसे घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे। बस काम निकालो फिर उन्हें रास्ते से हटा दो। शुरुआत में आए यूरोपीय लोगों जो कि व्यापारी थे के पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए और भी लोग आए। इसका मतलब है कि यूरोपीय व्यापारी के साथ साथ में कुछ लोग यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए बसने के लिए चले आए। 17वीं सदी से यूरोपीय लोगों के कुछ समूह ईसाइयत के भिन्न संप्रदाय से ताल्लुक रखने की वजह से उत्पीड़न के शिकार थे। कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंटवाद को राजधर्म का दर्जा देने वाले देशों के कैथोलिक। अब जरा इस बात को समझिए, यहाँ पे ये अभी ईसाई नहीं है। कौन? जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी लोग हैं, जो मध्य अमेरिका के मूल निवासी लोग हैं और जो दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासी लोग हैं, ये सभी लोग मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। इनके अपने देवता हैं, अपने देवताओं की पूजा ये अपने संस्कृति के हिसाब से करते हैं, अपने भाव के हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब जरा समझिए, अब ये लोग और इनका धर्म अब क्रिश्चियन होगा। कैसे? चूंकि यूरोपियन क्रिश्चियंस है। यूरोपीय व्यापारी जो यहाँ आ रहा है वह एक ईसाई है। वे लोग धीरे धीरे इनकी अपनी संस्कृति का विनाश करेंगे और इन क्रिश्चियनिटी को इनके अंदर धीरे धीरे भरेंगे, ठीक है, यानी एक्सेप्ट करवाएंगे, डरा कर धमका कर चाहे समझा कर जैसे भी हो। उनमें से बहुतेरों ने यूरोप छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका चले गए। किनमें से? अधिकतर यूरोप वासियों ने। जब तक वहां खाली जमीनें थी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन जैसे धीरे धीरे वे और अंदर मूल निवासियों को धकेलते गए, मूल निवासी जंगल साफ करके गांव बसाने लगे
और यूरोपियंस लोग इनके ही साफ किए हुए ज़मीन पर शहर बसाने लगे। ठीक है, शहर बसाने लगे और भी ये बड़े आरामदायक तरीके से रहने लगे बंगला में, और व्यापार के मार्फत अपना माल पानी कमाते थे। तो मूल निवासी को गांवों की तरफ धकेल दिया। उन्होंने जंगलों की सफाई करने के लिए अपने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया, और इसी लोहे के औजारों का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाने लगा। मूल निवासी और यूरोपीय लोग जब जंगलों को देखते तो उनकी निगाह में अलग अलग चीजें आती थी। मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेते उभरते थे, और जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था। तो मूल निवासी जो अपनी जरूरतों के लिए फसलें उगाते, तो उनका न तो बिक्री और मुनाफा कमाने के लिए था, और इवन कि वो जमीन को अपना मालिक नहीं मानता था। सोचिए कितने बिंदास तरीके से रहते थे। जिस जमीन पर वे रह रहे हैं उसको वे अपना मालिकाना हक नहीं जता रहा है। चलो है तो हम कर रहे हैं, कहीं भी करेंगे खेती, कहीं भी खा लेंगे, लेकिन ये यूरोपियंस उनकी सारी तकदीर और किस्मत को बदल कर रख देंगे। ठीक है। कनाडा 1701 ईस्वी में क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसियों का समझौता हुआ। इसका मतलब है कनाडा में फ्रांसीसी लोगों का आना हुआ। यूरोप से फ्रांसीसी लोग आए कहाँ? क्यूबेक में। क्यूबेक पर ब्रिटिशों की विजय 1763 ईस्वी में हुआ। 1774 ईस्वी में क्यूबेक एक्ट पारित हुआ। 1791 में कनाडा संवैधानिक एक्ट बना। संयुक्त राज्य अमेरिका 1781 ईस्वी में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। किसने? ब्रिटेन ने दिया। 1783 ईस्वी में ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य एशिया में सौंपा। मानचित्र 1 में देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार। जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं वे दरअसल 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए हैं। ठीक है, 18वीं सदी के अंत में वजूद में आया है, यानी इनका अस्तित्व 18वीं सदी में आया है। अब याद रखना कि कनाडा 18वीं सदी के अंत में वो अपना अस्तित्व में आया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी यही हाल है। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाकों में काफी इजाफा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों की खरीद की। उन्होंने दक्षिणी में ये आपका फ्रांस लुइसियाना परचेज किया, और फ्रांस से लुइसियाना परचेज किया, और रूस से अलास्का की जमीनें खरीदी। यानी रूस अपनी अलास्का वाला जमीन को अमेरिका को बेच दिया, आज पछता रहा है। ठीक है, साथ ही वह उसने युद्ध में भी बहुत सारी जमीन को जीत लिया। जैसे दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकतर हिस्सा मैक्सिको से ही जीता गया है। किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया कि उन इलाकों में रहने वाले मूल बासिंदों की भी रजामंदी ली जाए। उससे मतलब नहीं है, मूल बासिंदे को धकेल दिया जाए और उसकी जमीन को हड़प लिया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद, जिसे हम लोग फ्रंटियर के नाम से जानते हैं, खिसकती रहती थी, और जैसे जैसे यह खिसकती जाती मूल निवासी भी पीछे की ओर बढ़ते चले जाते। ठीक है, बढ़ते चले जाते। ये लोग शहर बसाते जाते, मूल निवासी गांव की तरफ भागते। वे जंगल की तरफ साफ करके जंगल की तरफ जाते और जंगलों को साफ कर अपना घर मकान बसाते। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव्स को। इसमें देखिए आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है। 1837 ईस्वी में फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह हुआ है। ठीक है, और कनाडा गोल्ड रश 1859 ईस्वी में। 1867 में कनाडा महासंघ का बना। कनाडा में मेंटेसो द्वारा रेड रिवर विद्रोह किया गया है। कब? तो 1869 से लेकर 1885 ईस्वी के बीच में। कनाडा इंडियंस एक्ट 1876 ईस्वी में बना है। ध्यान रखेंगे तिथि को, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1803 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या घटना घटता है, इसको भी देख लीजिए कि फ्रांस से लुइसियाना की खरीद करता है। कौन? अमेरिका।
1803 ईस्वी में फ्रांस से लुइसियाना प्रांत की खरीद करता है। 1825 से 1858 ईस्वी के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी आरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाए गए। 1832 ईस्वी में जस्टिस मार्शल का फैसला और गोल्ड रश 1849 ईस्वी में भी होता है, जो अमेरिका में है। 1861 से 1865 ईस्वी के बीच अमेरिकी गृह युद्ध होता है। 1865 से 1890 के बीच अमेरिकी इंडियन युद्ध होता है। 1870 ईस्वी में पार महाद्वीपीय रेलवे है। 1890 में अमेरिका में जंगली भैंसों का प्रायः उन्मूलन कर दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है। 1892 ईस्वी में अमेरिकी फ्रंटियर का अंत होता है। इसको तो हर हाल में आपको याद रखना है। 19वीं सदी में अमेरिका के बहुत सारे जो प्राकृतिक दृश्य हैं उसमें जबरदस्त बदलाव आए, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र को या तो जीतकर मिला लिया गया या तो परचेजिंग कर लिया गया, यानी खरीद लिया गया। जमीन के प्रति यूरोपीय लोगों का रवैया मूल निवासियों से अलग था। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ निवासी ऐसे थे, कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बड़े होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकार नहीं बन सकते थे। यानी अगर छोटा बेटा है तो वह पिता के उत्तराधिकार नहीं बनने का हकदार रखता है, और इसी वजह से अमेरिका में जमीन के मालिक बनना चाहते थे। जरा ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस को फिर से, कि ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ ऐसे भी प्रवासी थे, बहुत सारे लोग थे जो अपने बाप के छोटा बेटा था, और वहाँ रूल ऐसा था कि पिता का छोटा बेटा होने के कारण पिता के संपत्ति का उत्तराधिकारी उसका मालिक नहीं बन सकता था। तो इन लोगों ने सोचा कि जब मैं यहाँ बाप का हिस्सेदार ही नहीं बन पाऊंगा, ठीक है, बाप के संपत्ति का, तो ऐसा किया जाए कि इसी वजह से अमेरिका में जमीन का मालिक बनना है तो चला जाए अमेरिका। तो बाद में जर्मनी, स्वीडन, इटली जैसे मुल्कों से ऐसे बहुत सारे आप्रवासी उमड़ पड़े, और जिनकी जमीनें बड़े किसानों के हाथ में चली गई थी। वे ऐसी जमीन चाहते थे जिसे अपना कह सके। पोलैंड से आए लोगों को फ्रेयरी यानी प्रेयरी चारागाहों में काम करना अच्छा लगता था, जो उन्हें अपने घरों के स्टैपेज यानी घास के मैदानों की याद दिलाते थे। यहाँ बहुत कम कीमत पर बड़ी संपत्तियां खरीद पाना उन्हें बहुत ही पसंद आ रहा था। उन्होंने जमीन की सफाई की और बहुत सारा ध्यान दिया, खेती का विकास किया, ठीक है, कृषि क्षेत्र का विकास किया, बहुत सारे फसल को लगाया, धान कपास के फसल को उगाया जो यूरोप में नहीं उगाया जा सकता था। साथ ही साथ उन्होंने ऊंचे मुनाफे पर इन सारे चीज़ों की, इन सारे अनाजों की, इन सारे संसाधनों की बिक्री यूरोप में करने लगे। अब सोचिए जरा कि यहाँ पे संसाधनों को भारी मात्रा में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और आवश्यकता से अधिक मात्रा में इन्हें पैदा भी किया जा रहा है, यानी उत्पादन भी किया जा रहा है। तो लाजमी है कि इन संसाधनों को वह यूरोप के बाजारों में बेचेगा और उससे मुनाफा कमाएगा, ठीक है। अब जरा सोचिए कि घर के बाहर काम करने के लिहाज से वे लोग अब दक्षिणी में इलाके में एक जलवायु यूरोपियन जनों के लिए काफ़ी गर्म थी। तो दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेशों का अनुभव यह रहा था कि जो दास बनाए गए मूल निवासी हैं बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए थे। इसलिए बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे, ठीक है, और दास विरोधी प्रथा समूहों के विरोध के चलते दासों के व्यापार पर तो रोक लग गई जी, लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे और उनके बच्चे दास ही बने रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने जहां अर्थतंत्र बागानों पर यानी दास प्रथा पर टिका हुआ नहीं था, तो दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में अपना दलील दे दिया और एक अमानवीय प्रथा बता करके 1861 से 65 ईस्वी के बीच में दास प्रथा को जारी रखने वाले और उसकी खात्मे की वकालत करने वाले राज्यों के बीच लड़ाई शुरू हो गया, ठीक है। अब दासता विरोधियों की जीत हुई, ठीक है, दास प्रथा खत्म कर दी गई। हालांकि अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में विजय 20वीं सदी में आकर ही मिल पाई। तभी स्कूलों और ट्रेनों बसों में उन्हें अलग रखने की व्यवस्था समाप्त हो गई। अपनी जमीन से मूल बासिंदों की बेदखली कर देना, ठीक है। इसमें देखिए जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, यानी यूरोपीय लोगों का आगमन हुआ और यूरोपीय लोगों ने जो बस्ती बसाया, ठीक है, तो जमीन की बिक्री के समझौतों पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहां से भी हटने के लिए बाध्य कर दिया, ठीक है, ये मजबूरी बना दिया गया।
और उन्हें दी गई कीमतें बहुत कम थी। और इसके भी उदाहरण मिलते हैं कि अमेरिकियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय लोगों के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया गया है, अब उसके लिए जरा ध्यान दीजिए। यानी अब अमेरिकियों का मतलब हो गया वहां के मूल बासिंदा का मतलब नहीं, ठीक है। ये बाहर से आए हुए जो लोग बसे हैं, इनके लिए ये अमेरिकियों शब्द का इस्तेमाल किया गया। कहता है उसने धोखे से उनसे ज्यादा जमीनें ले ली और पैसा देने के मामले में वादा खिलाफी कर दिया, ठीक है, बदल गया। उच्च अधिकारी भी मूल बासिंदों की बेदखली को गलत नहीं मानते थे। सारा ऑफिसर भी उनका है, वे भी बिल्कुल इस चीज को गलत नहीं करता था। लेकिन एक प्रकरण देखा गया, वह प्रकरण जॉर्जिया का था। जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है और यहाँ के ऑफिसर्स की दलील थी कि चिरोकी कबीला राज्य के कानून से शासित तो होता है, ठीक है, लेकिन वे नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और ना ही कर सकते हैं। तो ध्यान देने की बात यह है कि मूल निवासियों में से चिरोकी ही एक ऐसा कबीला था जिन्होंने अंग्रेजी सीखने और अमेरिकी जीवन शैली को समझने की सबसे ज्यादा कोशिश की, और तब भी उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए गए, ठीक है। 1832 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला एक विशिष्ट समुदाय है और उसके स्वत्व अधिकार वाले जितने भी इलाके हैं में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता और वे कुछ मामलों में बिल्कुल ही प्रभुता संपन्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन, जिनकी छवि एक आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वाले की थी, उनका एक लोग समझ गए थे कि ये आर्थिक और राजनीतिक जो पक्षपात करते हैं उनके खिलाफ वे लड़ते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं। उन्होंने इंडियंस का मामला आने पर बिल्कुल वे उलट गए। इंडियंस मतलब अमेरिका के मूल बासिंदा। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की इस बात का मान रखने से इनकार कर दिया और चिरोकियों को अपनी जमीन से हाँक कर विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि की ओर खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज भेज दी। जरा समझिए कि वहां के मूल बासिंदों को किस तरह उनकी अपनी जमीन से खदेड़ कर भेजते भेजते मरुभूमि की तरफ धकेल दिया, रेगिस्तान की तरफ धकेल दिया, भोजन पानी से महरूम कर धकेल दिया गया। अब जिन 15,000 लोगों को वहां से हटने पर मजबूर किया गया, उनमें से 1/4 अपने आंसुओं की राह के सफर में ही मर और खप गए। ट्रेल ऑफ टीयर्स, बड़ा दुखदाई अंत हुआ। समझिए, जब आपको बोरिया बिस्तर लेकर के यहां से भगा दिया जाए एक वैसे ठिकाने पर जहां न खाने का ठिकाना है, न रहने का ठिकाना है, ठीक है, ना ही किसी तरह के जीवन यापन करने की कोई गतिविधि हो, ठीक है, तब आप किन परिस्थितियों में जाएंगे, कैसे रहेंगे, लाजमी है। बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर गए, नमन हो उनका। जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की जमीनें ले ली, वे इस आधार पर अपने जीवन को उचित ठहराते थे कि चूंकि मूल निवासी जमीन का अधिकतम इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, इसलिए वह उनके कब्जे में रहना नहीं चाहिए। ये कहीं से किसी भी तरह से इस शर्त को मानने लायक नहीं है। मान लिया जाए वे आबाद रह रहे थे, वे जमीन का मालिक स्वयं अपने आप में नहीं समझ रहे थे, ठीक है, उनको लगता था कि यह भगवान प्रदत्त है या गॉड प्रदत्त है, तो इस पर कभी ऐसी भी जुल्म नहीं ढहेगी कि किसी के नाम जमीन का नाम लिखा जाएगा। वे इस पर ठीक है, बिना मूल निवासियों की आलोचना करते हुए नहीं थकते थे। इस बात पर वे आलसी हैं, कहते हैं कि वे आलसी हैं, वे जमीन का यूज करना नहीं जानते हैं, इसलिए उनका अधिकार नहीं होगा इस पर। लेकिन यह गलत है। नैसर्गिक न्याय सिद्धांत कहता है कि प्रकृति के हर संसाधनों पर मनुष्य का स्वतः अधिकार है, इसलिए बाजार हेतु उत्पादन करने में वे अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े, जिसका मतलब था यूरोपीय जैसे दिखना, पहनने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुल मिलाकर उनका यह कहना था
कि वे मर खपने के लायक ही हैं, मर जाए तो वही अच्छा है। खेती की जमीन निकालने के लिए और घास का मैदान जो प्रेरित था उसको साफ किया गया, साथ ही साथ जंगली जो भैंस था उसको मारा गया। और एक फ्रांसीसी आगंतुक ने लिखा है कि आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य भी लुप्त हो जाएगा। सोचिए जरा। क्रियाकलाप 2 में आप देखिए कि किस तरह से मूल निवासी 1820 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना था और स्पेन अमेरिका में कितना था 1800 ईस्वी में। ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस तरह से आबादी को हटाया गया। इस बीच मूल निवासी पश्चिम की ओर तो धकेल दिए गए, उन्हें अस्थायी तौर पर अपनी जमीन भी दे दी गई थी, लेकिन अक्सर उन्हें उस जगह से भी बेदखल होना पड़ता था। तब उनकी जमीन के अंदर जब क्या निकल जाता था, खनिज संसाधन, जैसे अगर सोना निकल गया तो आपको वहां से भी हटा दिया जाएगा, शीशा निकल गया तो हटा दिया जाएगा, तेल निकल गया तो आपको फिर वहां से हटा दिया जाएगा। और ये प्रायः निकलना तो आम बात है। तो कई जगह कई समूहों को मूलतः किसी एक के कब्जे वाली जमीन में ही साझा करने के लिए बाध्य किया जाता था, जिससे उनके बीच झगड़े हो जाते थे और मूल निवासी छोटे से इलाके में कैद कर दिए गए थे, जिन्हें रिजर्वेशंस कहा जाता था, आरक्षित क्षेत्र कहा जाता था। प्रायः वे ऐसी जमीन होती थी जिसके साथ उनका पहले से कोई रिश्ता नहीं होता था, और ऐसा नहीं है कि उनकी जमीनें, उनकी अपनी जमीनें उन्होंने बिना लड़े छोड़ दी हों। संयुक्त राज्य अमेरिका की फौज ने 1865 से 1890 ईस्वी के बीच में विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला का दमन किया था। इसका मतलब है कि मूल निवासी इन लोगों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। कनाडा में भी यही स्थिति कमोबेश रहा कि 1869 से 1885 ईस्वी के बीच मैटिसों यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज इसके भी सशस्त्र विद्रोह हुए थे, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने हार मान ली। 1854 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को मूल निवासियों के एक नेता सिएटल के प्रधान का खत मिला। राष्ट्रपति ने प्रधान से एक समझौते पर दस्तखत करने के लिए कहा था। समझौते के अनुसार सिएटल के लोगों की रिहायशी जमीन का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी सरकार को सौंपा जाना था। प्रधान ने जवाब दिया, आप आकाश को, भूमि की ऊष्मा को कैसे खरीद और बेच सकते हैं? यह ख्याल ही हम लोगों के लिए बहुत अजूबा है। अगर आप हवा की ताजगी और पानी के चमक के स्वामी नहीं हैं, तो आप उसे खरीद कैसे सकते हैं? धरती का हर हिस्सा मेरी जनता के लिए पुण्य पावन है। चीड़ की चमकती हुई हर सुई, हर बालू का तट, घने जंगलों में पसरा हुआ कोहरा, सफाई करने वाला और गुनगुनाने वाला हर कीड़ा मेरे लोगों की स्मृति और मेरे अनुभवों में पवित्र है। पेड़ों में दौड़ता हुआ रस रेडमैन की स्मृतियों का वाहक है। इसलिए वाशिंगटन में बैठा महान मुखिया ग्रेट चीफ जब यह संदेश भेजता है कि वह हमारी जमीन खरीदना चाहता है, तो वह हमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद करता है। महान मुखिया का संदेश है कि वह हमारे लिए कोई जगह मुकर्रर कर देंगे ताकि हम आराम से रह सकेंगे। वह हमारे पिता होंगे और हम उनके बच्चे होंगे। इसलिए हम इस जमीन को खरीदे जाने के लिए प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन यह आसान ना होगा, क्योंकि यह जमीन हमारे लिए पावन है। धाराओं और नदियों में बहता हुआ चमकीला पानी सिर्फ पानी नहीं है, वह हमारे पुरखों का लहू है। अगर हम आपको अपनी जमीन बेच दें, तो आपको यह याद रखना होगा कि वह पवित्र है, और वह अपने बच्चों को सिखाना होगा कि वह पवित्र है, और उसके तालाबों के निथरे हुए पानी में दिखता हुआ हर भूतहा प्रतिबिंब मेरी जनता के जीवन की घटनाओं और उसकी यादों का बयान करता है। पानी की कलकल मेरे पिता की आवाज है। इसी में देखिए एक मानव शास्त्र है। यह दरअसल उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी समय 1840 ईस्वी के दशक की बात है कि उत्तरी अमेरिका में मानव शास्त्र, जिसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं शायद, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई। यह शुरुआत स्थानीय आदिम समुदायों और यूरोपियों के सभी समुदायों के बीच एक अध्ययन करने के लिए बना हुआ था। तो कुछ मानव शास्त्रियों ने यह
नैरेटिव स्थापित किया कि जिस तरह यूरोप में आदिम लोग नहीं पाए जाते, उसी तरह अमेरिकी मूल निवासी भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, मूल निवासी का एक घर देखिए, 1862 ईस्वी में आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे पहाड़ों के बीच में से ले जाकर व्योमिंग के एक संग्रहालय में रखा है। इसी तरह का घर मूल निवासी के लोग बनाते थे। ठीक है, गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। दरअसल गोल्ड रश यह है कि जहाँ पर सोना मिल गया वहाँ पर अमेरिका के कैलिफोर्निया में कुछ जो सोना मिला, वहाँ पर सारे लोग सोना को पाने के लिए दौड़ पड़े। ठीक है, चले गए, वही गोल्ड रश के नाम से जानते हैं। 1840 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने का कुछ चिन्ह मिला और इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। दरअसल यह एक उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में बहुत सारे यूरोपीय लोग अपनी तकदीर को संवारने के लिए, अपनी किस्मत को बिल्कुल तकदीर अमीर बनने के लिए, ठीक है, उस उम्मीद में अमेरिका पहुंच गए ताकि यहाँ इस सोने को लेकर पाकर अमीर बन सके। ऐसी ही प्रक्रियाएं आप देखेंगे। रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ, कनाडा में 1885 में पूरा होता है। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का एक खास समय होने के पीछे एक कारण यह भी था कि छोटे खेतिहर बड़े किसानों के हाथ में अपनी जमीन से वंचित होकर कारखानों की ओर मुड़ रहे थे। जिनके पास छोटे छोटे जमीन थी वे अब अपनी जमीन को छोड़कर कल कारखाने जो आ चुके थे वहां पर जाकर काम करने लगे थे। ठीक है, और इस तरह से उनका शहरीकरण से नाता जुड़ने लगा और बड़े किसान लोग अपनी जमीन पर अपने कारखानों में दासों को ले जाकर रखते थे और काम करवाते थे। आप समझिए कि बड़े पैमाने पर इलाके साफ किए जाने लगे, खेतों के टुकड़े किए गए। ठीक है, और इवन की जंगली भैंसों का भी उन्मूलन पूरी तरह से लगभग किया जा चुका था। तो 1892 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार लगभग पूरा हो चुका था और इसी को जानते हैं फ्रंटियर सीमा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का क्षेत्र कई राज्यों में विभाजित किया जा चुका था। अब कोई फ्रंटियर नहीं बचा हुआ था जो कई दशकों तक यूरोपीय आबादकारों को पश्चिम की तरह खींच रहा था। संवैधानिक अधिकार में भी आप देखिए कि 1770 के दशक में आज़ादी के बहुत सारे संघर्ष हुए और लोकतांत्रिक भावना का अमेरिका में विकास हुआ, एकजुटता स्थापित हुई और जो राजशाही था उनके खिलाफ आवाज उठाई। तो संविधान का इस तरह विकास होने के बाद व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार को भी शामिल किया गया। ठीक है, लेकिन ये अधिकार राज्य को यह दिया गया था कि वे कभी भी इसको रद्द कर सके। कब? तो तब जब आपको वहां से कोई यूटिलाइजेशन मिले, ठीक है, जैसे खनिज मिले, उसी परिस्थिति में। इसी क्रम में आप राष्ट्रपति और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने का अधिकार भी दिया गया। ठीक है, एक कनाडाई मूल निवासी डैनियल पॉल ने 2000 में इस और ध्यान खींचा कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज जो बुलंद करने वाले थॉमस पाइन ने, उसने समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पर किया था। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे कि बदलाव की लहर होती है। अमेरिका और कनाडा के मूल निवासियों के लिए कुछ भी बेहतर होना शुरू नहीं हुआ। मूल निवासियों के लिए तो समझ जाओ कि वहां पर उनके उत्पीड़न के लिए ही रास्ता बना रहा। उनको अभी समाज की मुख्य धारा में आने के लिए किसके समाज, तो यूरोपीय लोगों के समाज की मुख्य धारा में अभी बहुत वक्त लगेगा। हालांकि आर्थिक मंदी से कुछ साल पहले 1928 ईस्वी में एक समाज वैज्ञानिक लेवाइस मेरियम के निर्देशन में संपन्न हुआ एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें उन्होंने रिजर्वेशन का जिक्र किया। ठीक है, कि किस तरह से मूल बासिंदा के लोग आधारभूत संरचना की कमी से जूझ रहे हैं। उनके पास न चिकित्सा की सुविधा है, ना उनका स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है, ना ही उनके पास शिक्षा की सुविधा मिल पा रही है। गोरे अमेरिकियों के मन में उन मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं से बदलाव की लहर शुरू होगा, जिन्हें अपनी संस्कृति को पूरा निभाने से रोका जा सकता था। साथ ही साथ
नागरिकों के लाभों से भी वंचित रखा गया था। तो 1934 ईस्वी का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक एक्ट बना जिसमें मूल निवासियों की जमीन को खरीदने और ऋण लेने और देने का अधिकार हासिल हुआ। 1950 और 60 के दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सरकारों ने मूल बासिंदों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को खत्म करने पर इस उम्मीद से लेकर आगे बात बढ़ाया कि वे मूल निवासी समाज की मुख्यधारा में शामिल होंगे। लेकिन मूल बासिंदा ऐसा नहीं चाहते थे। उनका मकसद था कि 1954 ईस्वी में उन्होंने अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में उन्होंने एक शर्त रखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की और उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे, ये आप कर दो, तो उनकी परंपरा में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। हालांकि 1969 ईस्वी में सरकार ने घोषणा की कि वह आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। मूल निवासियों ने बिल्कुल संगठित होकर के इसका विरोध करते रहे। फिर 1982 ईस्वी में एक संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों के मौजूदा आदिवासी अधिकारों और समझौता आधारित अधिकारों को स्वीकृति मिलने तक यह सवाल हल नहीं हो पाया। ठीक है, तो थोड़ा लड़ते लड़ते इनको बाद में 1880 के दशक में भी उनके पुरखे नहीं कर सकते थे दावेदारी, और इस तरह से जबरन उन पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है,